हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बतलाएंगे। और दोस्तों, ये जो 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में गारंटी है कि ये सभी प्रश्न जो है ना, बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो मेरा ये वादा है कि ये सभी प्रश्न जो है ना, इस वीडियो को देख लेते देखते आपका सारा प्रश्न जो है ना याद हो जाएगा। इसलिए जो है ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और समझते हुए चलेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि 3 + √3 × 3 - √3 यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो फ्रेंड, ये जो है ना, इस मान लिए कि 3 को a मान लेते हैं और √3 को b मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे a हो जाएगा और ये आपका √3 b हो जाएगा। तो ये जो है ना a + b × a - b के फॉर्म में है। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि a + b × a - b बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, a² - b² के बराबर होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे a जो है ना 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस b जो है ना √3 है, यानी कि √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 होगा। तो यहाँ पे 9 में जब 3 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, जो कि यहाँ पे 6 को जो है ना 6/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है ना p/q के फॉर्म में है। जो भी p/q के फॉर्म में रहता है ना, तो आपका परिमेय संख्या होता है, यानी कि यह एक प्रकार का जो है ना परिमेय संख्या है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इस सीरीज में जो है ना इसका बहुलक होगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा, जब भी आप लोग को बहुलक पूछे ना, तो एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोहराइएगा, बताइएगा। यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या है कि 1,3,0,3,1,3 है। ठीक है, तो यह सीरीज में देखा जाए तो कौन सा डिजिट जो है ना, कौन सा अंक सबसे बार मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है ना यहाँ पे 3 है। 3 एक बार, 2 बार, 3 बार है। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया, सिर्फ एक ही बार है। 1 2 बार है और 0 यहाँ पे एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट करता है जो अंक ना, वही आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पे 3 जो है ना 3 बार रिपीट करता है। तो इस सीरीज में जो है ना इसका बहुलक कितना होगा, 3 होगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, प्रश्न ये कराए कि 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है ना आपको d का मान पूछ रहा है। तो फ्रेंड, d बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, b² - 4ac होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, b जो होता है ना x का गुणांक होता है, और दोस्तों यहाँ पे a जो होता है ना x² का गुणांक होता है, और ये c जो होता है ना अचर यानी कि कांस्टेंट पद होता है। तो यहाँ पे b जो है ना x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे b के साथ गुणा में 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली, -4 × a जो होता है x² गुणांक a है, और तो यानी कि 3 हो जाएगा गुना c जो होगा ना अचर पद यानी कि कांस्टेंट रहता है, -1। तो फ्रेंड, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 12 = 12, 12 और 4 आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, जो कि इसका विवेचक जो होगा ना 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि 10a बराबर होगा। तो फ्रेंड, 10a जो है ना ये कोट 90° - a के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि समांतर श्रेणी -10, -6, 2, का सार्वअंतर है। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए आपको d का मान ज्ञात करना होता है, यानी कि a2 में a1 घटाना होता है, यानी कि दूसरा पद में जो है ना पहला पद घटाना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे पहला पद a1 को मानते हैं, a1 का मान 10 दिया हुआ है, -10, और यहाँ पे a2 का मान -6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a2 में a1 को घटाएंगे, यानी कि -6 में जब हम लोग -10 को घटाएंगे, यानी कि a1 को घटाएंगे, तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10। तो यहाँ पे 10 में जब 6 को माइनस करेंगे तो आपका 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग इस नंबर पे हाई कीजिएगा, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 62060706 है, यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569, ठीक है। इसमें आप लोग जो है ना हेलो बोलिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना, एक होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो दोस्तों अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना 0 होती है, यानी कि 0 होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, यानी कि बराबर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। tan थीटा इसका फॉर्मूला होता है P/B, जो होता है ना ये tan थीटा के बराबर होता है। ये जो है ना 8/15 दिया हुआ P/B का मान, यानी कि tan थीटा का मान। इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे P का मान आएगा 8 और दोस्तों B का मान 15 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना हम लोग H का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड H जो होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है P² + B² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P जो है ना 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ना B कौन है 15 है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब 225 और 64 को ऐड करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा 289 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये 289 जो है ना किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है। तो यहाँ पे हमें H का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम जो है ना इजीली कोसेक थीटा का मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड कोसेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना H/P होता है, ठीक है। क्या होता है H/P। तो यहाँ पे H का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 17, और दोस्तों P का मान यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो 17/8 जो कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2023 के परीक्षा में जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इसी तरह के सारा का सारा प्रश्न आएगा, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ना 1 होता है, और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है, और कोस 0 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, और tan 90 डिग्री का जो मान होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कोस 90 डिग्री का मान यानी कि ये 0 के बराबर होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का यहाँ पे जो है ना सारो अंतर ज्ञात करना है। तो सारो अंतर कैसे ज्ञात करता है, तो आप लोग को डी बराबर जो फॉर्मूला होता है ना A2 - A1, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, सिंपली आपका सारो अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 जो होता है ना 3/4 पहला पद होता है, और दूसरा पद A2 होता है 5/4। इसी तरह A3 A4 ... AN तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे A2 का मान जो है ना 5/4 है, तो यहाँ पे 5/4 माइनस करेंगे हम लोग A1 में, यानी कि 3/4 में, ठीक है। तो 3/4 जब यहाँ पे नीचे में सेम है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 - 3। जब 5 में 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/4 यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 4, यानी कि यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 1/2 प्राप्त हो गया। तो इनका सारांतर कितना होगा 1/2, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि मूल बिंदु से बिंदु P a - B, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि मूल बिंदु से बिंदु P - a, -B की दूरी है। तो फ्रेंड मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला होता है √x² + y² होता है, ठीक है। मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है ना
पी का निर्देशांक दिया हुआ है -a -b, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट क्या है, ये x हो गया, तो x के जगह कितना लिखेंगे, -a लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो b की जगह यहाँ पे y की जगह कितना लिखेंगे, -b लिखेंगे, तो यहाँ पे -b का होल स्क्वायर हो जाएगा सिंपल ही। तो फ्रेंड इसको सोल्व करेंगे तो -a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -b को -b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या करा है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लस होगा। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है अभाज्य संख्या का। जब भी a और b अभाज्य संख्या होगा, दो अभाज्य संख्या होगा ना, तो उनका लस जो होता है ना ए बी होता है। क्या होता है, ए बी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे ए बी होगा आप लोग को बताते हैं। मान लिए कोई भी अभाज्य संख्या, मान लिए यहाँ पे 3 एक अभाज्य संख्या है और b जो है ना ये आपका 5 एक अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको मान लिए सपोज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये 3 और 5 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम किसी से नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 3 और 5 को गुना कर देते हैं। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, a को b से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सिंपली दोनों को गुना कर देते हैं, किसी से एलसीएम नहीं जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे 1 गुना b हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि बिंदु -12,18 का भुज है। तो दोस्तों यहाँ पे भुज का जो निर्देशांक होता है ना x, 0 होता है, ठीक है, और एक होता है आपका कोटि का निर्देशांक जो कि 0, y होता है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला वाला होता है ना, जो पहला वाला बिंदु होता है जैसे कि -12, यह x का मतलब ये भुज होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, भुज होता है। और दूसरा वाला क्या होता है, ये 18 जो है ना ये y के जगह है ना, तो y के जगह जो होता है वो आपका क्या होता है, कोटि होता है। तो यहाँ पे भुज जो होता है ना x की जगह जो होगा वो आपका क्या होगा, भुज होगा, है ना। तो यहाँ पे -12,18 का भुज क्या होगा, -12 होगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोटि पूछा जाए दोनों में, तो आपका ये -18 क्या हो जाएगा, कोटि ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों भुज का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, x, 0 होता है, और कोटि का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं ना, तो एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस और रिवीजन नोट करते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न ये कराए कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड मूलों का योग का कहने का अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे b जो होता है ना x का गुणांक होता है, ठीक है, और x² का गुणांक a होता है, और c जो होता है कांस्टेंट होता है जो सबसे लास्ट में होता है कोई भी बहुपद का। तो यहाँ पे माइनस पहले से ही फॉर्मूला में, और b के यहाँ पे जो है ना x के साथ 2 गुना में तो 2 हो जाएगा, और दोस्तों बट्टे ये जो होता है ना x² का गुणांक यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो -2/1 का अर्थ होता है -2, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। एक एक प्रश्न का जो है ना यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नोट भी कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है घनाभ का, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, l गुना b गुना h होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, LBH। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राकृत संख्याओं का, यानी कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2 होता है। तो इसको फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, n × n + 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ n × n + 1/2, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, इस प्रश्न को याद रखिएगा कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n + 1/2 होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, ये करा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, या फिर आप लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला को याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये जो इक्वल होता है ना 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे जो है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पर्सन को बता रहे हैं। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन आप लोग को बता रहे हैं, वैसे पर्सन को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा में जो है ना 100% लड़ेगा, सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो यहाँ पे थीटा का मान पूछ रहा है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा जो है ना कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो सिंपल है, ये जो है ना साइन 30 डिग्री के मान पे कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ये प्रश्न क्या कराए कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a + b बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि cos a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि a को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और b को जो है 90 की तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ cos a लेंगे, यानी कि दोनों तरफ cos लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में भी cos लेंगे तो यहाँ पे cos a हो जाएगा, राइट साइड में जब cos लेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos a को ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे b है, तो यहाँ पे जो cos a बराबर होगा ना साइन b के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, cos a साइन b के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन a के बराबर करते हैं। ठीक है, जो कि आपका सरासर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे cos a जब भी पूछेगा तो किसके बराबर करना है, आपको साइन b के बराबर करना है। यहाँ पे आपको सोल्व करके भी बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड अभाज्य संख्या होता है कि जो एक से कटे और खुद से कटे, वो आपका अभाज्य संख्या होता है। या फिर सिंपली कह सकते हैं कि जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 को फैक्टर प्राप्त होता है ना, वो आपका अभाज्य संख्या होता है। अगर हम यहाँ पे 15 का एलसीएम करते हैं तो ये 15 क्या होता है कि ये आपका 1 से कटता है। ठीक है, और ये 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और इनके साथ साथ 15 किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा, और ये 15 किससे कटेगा, 15 से कटेगा। तो यहाँ पे 15 जो है ना किस किस से कटा, 1 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, 15 से कटा। ये तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो 1 से कटे और जो खुद से कटे। अगर यहाँ पे हम लोग 23 को देखेंगे तो ये 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। किससे कटेगा, 1 से कटेगा। और यहाँ पे फिर से 23 को देखा जाए तो ये 23 किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 23 से ही कटता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 को फैक्टर हो तो वो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये रहा है कि यहाँ पे 100 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, 100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात होगा, तो सिंपल यहाँ पे 100 का जो है ना एलसीएम कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 का पढ़ा में जाएगा 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 से जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। जब हम लोग 100 का गुणनखंड किए तो यहाँ पे 2 की घात 2 आया और 5 की घात 2 आया। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है ना अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम ज्ञात करने का तरीका आपको आना चाहिए, जो कि ये होता है ना। तो इस तरीका को आपको अच्छी तरह से याद करना है
क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% 100% पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं तो उस क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है ना एक होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, ठीक है। तो साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और अचर बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? अगर आपको इसका याद है जवाब तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकिन सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना पाई स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है और पाई का जो वैल्यू होता है ना 3.14 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बट्टे में कहा जाए तो बट्टे में 22/7 हो जाएगा। और ये आपका आर जो होता है ना त्रिज्या होता है, ठीक है। और दोस्तों वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है ना πr होता है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या करा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो यहाँ पे निर्देशांक या नियामक या कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट का क्या पूछ रहा है? आपको नियामक पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है। तो फ्रेंड मूल बिंदु का जो नियामक होता है, जो निर्देशांक होता है ना 0,0 होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ना 1 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी भी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। ये आपका मान लिया वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना क्या होती है? व्यास होती है। ये आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। ये वृत्त की क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों व्यास को जो है हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि 45 तथा 60 का मसा है, यानी कि यहाँ पे 45 और 60 का HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 45 को हम लोग सिंपली जो है ना 60 से डिवाइड कर देते हैं HCF ज्ञात करने के लिए, जो कि आप लोग 1.1 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 से 45 हो जाएगा, है ना। जब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा और फिर 15 को 45 से भाग करेंगे तो 15 या 45 हो जाएगा। जब यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त होता है ना, तो जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है? आपका जो है ना मौसम होता है। तो यहाँ पे 15 क्या होगा? मौसम, यानी कि HCF हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होना चाहिए? काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:9 दिया हुआ है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जब भी 2 समरूप त्रिभुज आपस में क्या होगा? जब भी दो समरूप त्रिभुज क्या होगा? आपस में समरूप होगा और उनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? सिंपली उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे जो है ना 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 16:81, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न एक बार
ये प्रश्न जो है ना थोड़ा उल्टा करके भी पूछता है। देखिएगा कैसे पूछता है कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ रहेगा, 16:21 दिया हुआ रहेगा। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों में रूट चढ़ा दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी संगत भुजा का अनुपात दिया रहेगा ना तो उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि 4,5,9,11 और x का माध्य कितना है दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड आप लोग को पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो माध्य होता है ना सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होता है। तो यहाँ पे माध्य कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, सभी परीक्षणों का योग, यानी कि सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 + 5 + 9 + 11 + x भी एक प्रकार का क्या है, माध्य है, बटे सभी परीक्षण की संख्या, क्या को संख्या 1 2 3 4 5 को संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटे 5 कर देंगे। और देखिएगा इसको हम लोग सोल्व करेंगे ना, तो चले सोल्व करते हैं। तो 7 बराबर हो जाएगा 5 × 9 हो जाएगा, 9 18 हो गया, 18 और यहाँ पे आपका 11, तो 18 और यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 + x बटे 5 कर देंगे। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरक गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो 35 बराबर 29 + x, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 में 29 घटा देंगे सिंपल है, 35 - 29 घटाएंगे तो कितना होगा आपका जो है ना 6 प्राप्त हो जाएगा ना। तो इसका x का वैल्यू कितना आ गया हमें, 6, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री - 1 का मान निम्न में से कौन होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, cos 60 डिग्री + 1 दिया हुआ है, बटे करना है आपको cos 60 डिग्री -1 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान आप लोग फटाफट से बता दीजिए कितना होता है, 1/2 होता है। फिर यहाँ पे प्लस करना 1 बटे मेन बटे cos 60 डिग्री का मान 1/2 फिर से लिखेंगे -1। तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर में यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भिन्न का जोड़ आपको आता होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा बटे, और यहाँ पे नीचे में वही सेम को अपनाएंगे, जो जैसा ऊपर में यहाँ पे सोल्व किया उसी तरह सेम टू सेम नीचे में भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिखते हैं 3/2 प्राप्त हो गया। ऊपर में कितना प्राप्त हो गया, 3/2 इसमें, और इसमें देखते हैं कितना हो रहा है। 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा, बटे आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच्चा कितना, ये -1 ऊपर में चले जाएगा, तो -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा आपका, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना मतलब ई के लिए जो कथन से होता है ना, एक कंडीशन होता है, ये 0 जो होता है ना, ये 0 क्या होता है, छोटा होता है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई यानी कि प्रायिकता ई, ये क्या होगा कि 1 से आपका जो होगा ना, यहाँ पे बता रहे हैं देखिएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी ई है ना, ये 1 के बराबर होगा, और 1 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए ना, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, वही प्रायिकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो किसी का भी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, यानी कि प्रायिकता निकालना है, तो आपका वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, और 1 से छोटा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए ना। जो कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे ऑप्शन सी को देखा जाए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई जो है ना, ये 1 के बराबर है, जो कि बिल्कुल ही सही है, जो कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ना क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। और दोस्तों ये 30% में से आप लोगों को कितना परसेंट का श्योर सटीक पहले से याद था, इसका जवाब आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।
इसी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ना। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर सकते हैं। सुबह में 7 बजे क्लास होगा, अब रेगुलर क्लास होगा, और दोपहर में 1 बजे क्लास होगा, रेगुलर क्लास होगा, और शाम में 7 बजे क्लास होगा ना। तो ये क्लास का टाइम को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी आप क्लास किए, मैथ्स का क्लास किए जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी बताइएगा कि मेजर टारगेट में जो है ना क्लास स्टार्ट हो गया फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना किसी कारणवश यहाँ पे क्लास बंद था और इंटरनेट का भी समस्या ही था, ठीक है। जगह जगह में इंटरनेट बंद था, तो उसकी वजह से क्लास नहीं करा रहे थे। अब रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिएगा डेली, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल पर सेलेक्ट करके जो है ना बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चंस लर्न टॉप क्वेश्चंस करा चुके हैं। आप लोग क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30% में से आप लोग को कितना परसेंट का सटीक आंसर याद था। और आप लोग क्लास 10 का सभी विषय का ऑब्जर्व पर्सन का PDF या फिर टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग को गूगल में सिंपली लिखना है measuretargets.com। क्या लिखना है? मेजर टारगेट्स है, टारगेट्स यानी कि टी के बाद ऐसे लगाना है .com करना है, ठीक है। तो ये अब मेरा ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।